आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में जिंक डालने का सही समय क्या है, किस तरीके से हम जिंक खाद का इस्तेमाल करें, कौन से जिंक हमें कब डालना चाहिए। जिंक भी बहुत तरह से आती हैं, तो आज हम दो तीन तरह की जो जिंक आती हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। एक तो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, उसकी बात करेंगे। दूसरी जिंक आती है जिंक सल्फेट 21% वाली, उसकी बात करेंगे। एक जिंक आती है चिलेटेड रूप में, जिसको हम एडिटिया जिंक भी बोलते हैं, जो 12% की मात्रा में आती है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे जिंक आती हैं बहुत से फार्मूले में, लेकिन ज़्यादातर हम या तो 33% वाली इस्तेमाल करते हैं या 21% वाली। कुछ किसान साथी 12% वाली जिंक का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हाँ, हमें जिंक डालने का सही समय हमें कब इस्तेमाल करना है, ये तो पहले पता होना चाहिए। बहुत सारे किसान साथी, जिंक एक ऐसी खाद है, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं डालेंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल पैसे की बर्बादी ही करना रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की बुआई के समय हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं। हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि कई बार हम बुआई के समय जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं। अब सबसे पहले तो हमें डालने का सही समय जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि जिंक का इस्तेमाल हमें कब नहीं करना चाहिए। अगर आप कब नहीं करना चाहिए जान जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि कब इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी किसी भी फसल में, यहाँ पे हम केवल गेहूं की ही फसल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी फसल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे लंबी अवधि वाली कोई फसल हो, या फिर जल्दी तैयार होने वाली कोई फसल हो, किसी भी फसल में ना तो बुआई के समय आपको जिंक डालना है, और ना ही मान लीजिए धान लगाते हैं तो ना ही रोपाई के समय आपको जिंक डालना है। बुआई और रोपाई दोनों समय पे आप जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा ना के बराबर मिलेगा। क्यों ना के बराबर मिलेगा? क्योंकि हम बुआई के समय या रोपाई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। अब फास्फोरस वाली खाद के रूप में आप दूसरी बहुत सारी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ज़्यादातर हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे किसान साथी, कई बार डीएपी नहीं मिलता है तो एनपीके डाल देते हैं। एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं, एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13। तो कोई भी एनपीके हो, हम फास्फोरस के लिए ही एनपीके डालते हैं। हालांकि उसमें नाइट्रोजन के साथ पोटास भी मात्रा में पाया जाता है, कुछ में कुछ दूसरे तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होता है फास्फोरस की पूर्ति करना, जो हम डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी, जिसको हम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका फास्फोरस के साथ कैल्शियम और सल्फर भी होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बुआई के समय हम इन्हीं तीनों खादों में से किसी न किसी एक खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। अब फास्फोरस के साथ कभी भी आप जिंक नहीं डाल सकते। फास्फोरस के साथ जो जिंक सल्फेट आती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी हम जान लेते हैं। जब भी आप फास्फोरस को जिंक के साथ मिलाते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है, जिंक फास्फेट। अब ये नया तत्व बन तो गया, लेकिन पौधे के लिए बेकार हो गया। बेकार कैसे हो गया? जिंक फास्फेट जो तत्व होता है ये आग घुलनशील हो जाता है। मतलब ये दोनों चीज़ें मिलके रिएक्शन करती हैं, उस रिएक्शन से एक नया पदार्थ, एक नया तत्व बनता है, जिंक फास्फेट। अब ये जो नया तत्व बना है जिंक फास्फेट, ये पौधे अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे। हालांकि मिट्टी में ये दोनों तत्व उपलब्ध रहेंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल पौधे अपने भोजन के रूप में कर ही नहीं पाएंगे। यानी आपकी मिट्टी में भी रहेगा, आपका पैसा भी लगा, ये सारी चीज़ें उपयोग भी मतलब होता है ना, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए होती है, कुछ चीज़ें खाने के लिए होती है। तो मिट्टी में बस दिखाने के लिए रहेगा, खाने के लिए पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कभी भी जिंक का इस्तेमाल बुआई या रोपाई के समय नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आपने आज गेहूं की बुआई की, मान लीजिए आपने 1 नवंबर को गेहूं बोया और आप 4 नवंबर, 5 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर तक आप जिंक डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 20 दिन का अंतर आपको देना पड़ेगा। जब भी आप कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, उसको डालने के 20 दिन के बाद ही आप मिट्टी में दोबारा से जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले भी करते हैं
तो भी कुछ मात्राएं अघुलनशील हो जाएंगी, इस बात का ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई कि हमें बुआई या रोपाई के समय, गेहूं की ही बात करते हैं तो बुआई के समय हमें नहीं डालना है जिंक, और ना तो बुआई के 20 दिन के अंदर तक हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिंक बाद में डाल सकते हैं, लेकिन आप फास्फोरस बाद में नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर होता है। स्थिर का मतलब अगर आपने इसको बुआई के बाद ऊपर डाला तो बहुत नीचे तक ये जा नहीं पाएगा, जिससे पौधे की जड़ें फास्फोरस ज़्यादा ले नहीं पाएंगी, तो भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आपको दोनों को ना तो एक साथ डालना है और ना ही 20 दिन के अंदर इस्तेमाल करना है। तो अब बात यह आती है कि आपको डालना कब चाहिए, डालने का सही समय क्या है। तो आमतौर पर गेहूं की फसल में हम 20 दिन से लेकर 25 दिन तक पहला सिंचाई करते हैं, पहली पानी लगाते हैं। तो पहला जो हम पानी लगाते हैं उसके बाद जब हम यूरिया डालते हैं, वही 25 दिन या उससे 2-4 दिन आगे पीछे, 26 दिन, 27 दिन, जब भी आप डालते हो, तब आपको उस यूरिया खाद के साथ मिला के जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेरा एक मानना और है कि अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, भले ही आपने फास्फोरस वगैरह पहले डाल दिया है, आपने 20-25 दिन के बाद जिंक डाला, लेकिन फिर भी उसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे दूसरे भी रीजन होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आप जिंक डालिए तो ये इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, मतलब पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका पौधे अधिक मात्रा में उपयोग कर पाएंगे। अगर आप मिट्टी में डालते हैं उससे तुलना किया जाए तो ऐसा होता है। और जितने भी जिंक के साथ साथ जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बहुत सारी खादें होती हैं, फेरस सल्फेट वगैरह हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो भी होती हैं इसका आपको स्प्रे विधि से ही प्रयोग करना चाहिए। केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 खाद जिसके लिए हम यूरिया, DAP या MOP डालते हैं, उसको ही आपको डालना है मिट्टी में। बाकी चीज़ें आपको स्प्रे करना बेस्ट रहेगा। तो बाई चांस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मिट्टी में डाल सकते हैं। तो पहले पानी पे आपको जिंक जो है वो लगभग आपको 33% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं तो उसी यूरिया के साथ मिला के आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में, अगर आपको डालना है तो। लेकिन दूसरा जो तरीका हम बताएंगे स्प्रे वाला, वो तरीका सबसे अच्छा है। उसमें आपका पैसा भी थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि उसमें बस एक दिक्कत ये होती है कि उसमें आपको 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा। तो पहली बार आपको वही पहले पानी के आसपास, हालांकि जब आप मिट्टी में मान लीजिए आपने कोई भी खाद डाली हो लेकिन पत्ती के ऊपर आपको छिड़काव करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं कमी के लक्षण दिखाई देने पे। लेकिन हाँ, समय जो होता है वो वही आपको पहले पानी के आसपास पहली बार, दूसरे पानी के आसपास दूसरी बार, और बाली आने से पहले यानी गबोड़ अवस्था के आसपास अंतिम बार आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए वो मात्रा भी हम जान लेते हैं कितनी मात्रा में जिंक का स्प्रे करना है। तो हम 33% वाले जिंक की ही बात करते हैं, जो जिंक सल्फेट 33% वाला आता है, इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अब इसकी मात्रा कितनी रहेगी? मैंने बोला 3 बार आपको इस्तेमाल करना है और हर बार 750 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, यानी 750 ग्राम मात्रा एक बार में आपको इस्तेमाल करना है। और इस जिंक के साथ 33% वाले जिंक के साथ आपको 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो दानेदार यूरिया का घोल बना के इस्तेमाल करना है। सिंगल जिंक सल्फेट आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, दानेदार यूरिया घोलना पड़ेगा। अगर आप यूरिया नहीं घोलना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी, जो चूना होता है बाज़ार में मिलता है, वही चूना लाइए, आप शाम को भिगो दीजिए, सुबह जो पानी बचता है उसी पानी में आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो 33% वाले जिंक 750 ग्राम, अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में 1 किलो मात्रा देनी है। और इसका भी इस्तेमाल 3 बार करना है, पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, बाली आने से पहले 1 किलो। मान लीजिए आप 21% वाला ही जिंक डालते हैं तो आप 3 बार डालेंगे तो मान लीजिए 3 किलो लग गया। लेकिन अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो कम से कम 8 किलो, अधिकतम 10 किलो तक आप जिंक मिट्टी में डाल सकते हैं। अब मैंने बोला था मैं 3 तरह की जिंक आती है उसकी बात करूँगा। एक 12% वाली भी आती है जो चिलेटेड रूप में होती है, एडिटिव रूप में होती है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा महंगी आती है लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ये चिलेटेड रूप में होती है तो इसका इस्तेमाल करना थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है।
तो इसकी मात्रा लेनी है 100 ग्राम। 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है। तो 12% वाली जिंक अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 100 से 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, और इसका भी इस्तेमाल 3 बार आपको करना पड़ेगा। अब 12% वाली जिंक में एक खासियत ये होती है कि इसका इस्तेमाल आप फास्फोरस वाली खाद के साथ कर सकते हैं, जो चिलेटेड वाली 12% वाली जो एडीटी जिंक आती है। लेकिन हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप करना भी चाहते हैं तो अलग अलग घोल बनाना। आमतौर पे हम पहले पानी के बाद 30-35 दिन तक हम NPK 19-19 वगैरह डालते हैं। तो बहुत सारे किसान साथी इसके साथ 12% वाले जिंक डालना चाहते हैं तो डाल तो सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान क्या देना है, सभी का अलग अलग घोलना है। मतलब एक बर्तन में आप NPK घोलिए, दूसरे बर्तन में आप 12% वाले जिंक घोलिए, और जब टंकी में आपको डालना हो तब एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब इसको एक साथ मिलाया तो जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक मिला के आप रख नहीं सकते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अलग अलग आप डाल दीजिए, वो सबसे सेफ रहेगा और सबसे सुरक्षित रहेगा, उससे ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके आपको बताया, मैंने समय भी आपको बताया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें।